ब्रेक के बाद बाखबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि जो एजुकेशन है और जो सिलेक्शन की चुनौती है कोरोना काल में, वो किस तरह से उसको हम फेस करें, उसका मुकाबला कैसे करें। हमारे साथ बहुत क्षेत्र के जानकार, एजुकेशन के जानकार हैं, वरिष्ठ डॉक्टर पवित्र श्रीवास्तव जी। उनसे हम बात करते हैं कि बच्चों को ऐसा भी ना लगे कि उनके सामने बहुत संकट आने वाला, वो डिप्रेशन में ना चले जाएं। लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर इसके रास्ते क्या निकलेंगे। पवित्र श्रीवास्तव जी बहुत पॉजिटिवली इस बात को बता रहे हैं कि चीज़ें कठिन जरूर है, लेकिन 2-4 महीने में जरूर कुछ रास्ते निकलेंगे, कैंपस सिलेक्शन भी होगा, नौकरियां भी मिलेंगी। हम उनसे पूछते हैं विस्तार से। पवित्र जी, आप जो बात कर रहे हैं उसके बारे में और आपके पास जो जानकारी हो हमसे शेयर करें। राघवेंद्र जी, लगातार इस दिशा में चिंता की जा रही है, बल्कि कोरोना काल के बाद चिंता मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा बढ़ गई है। शायद इतने सक्रिय प्रयास पहले नहीं थे जितने सक्रिय प्रयास अभी किए जा रहे हैं कि किस तरीके से हम जो है विद्यार्थियों के पढ़ाई के लेके, उसकी ट्रेनिंग को लेकर, उनके प्लेसमेंट को लेकर चिंतन करें। और अभी जो नए फॉर्मेट्स यूजीसी और एआईसीटी जारी कर रहा है, उसमें लगातार ये दिशा निर्देश हैं कि आप इस तरह के प्रयास करें जिससे बच्चों के प्लेसमेंट और उनकी ट्रेनिंग, इसका कोई व्यवधान पैदा ना हो। और आप देखिए, आईआईटी बॉम्बे जो है उसका अभी सर्कुलर आया है कि वो पूरे साल जो है बच्चों को ऑनलाइन प्रोग्राम कराएंगे, जबकि आईआईटी तो जो है कम्प्लीटली टेक्निकल एजुकेशन के लिए जाना जाता है, वहाँ पे वर्कशॉप और इस तरह की मोड पे पढ़ाई होती है, पर वो इस दिशा में सोच रहे हैं। तो हर लेवल पर इस तरह के प्रयास लगातार हो रहे हैं कि इस कठिनाई से कैसे लड़ा जाए। संकट तो बड़ा है, नो डाउट, परंतु इसमें जो है इसको लेके सभी तरफ चिंता बाकायदा की जा रही है और उसको लेके प्रयास भी किए जा रहे हैं। चलिए, रास्ते भी निकलेंगे। आप टेलीफोन पर बने रहिए, हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। मैं आता हूं हनीफ साहब के पास, मोहम्मद हनीफ मेवाती जी के पास। मेवाती जी, दरअसल ट्रेनिंग का बड़ा रोल होता है। पढ़ाई के बाद जो भी कंपनियां बच्चों को लेती है, या पढ़ाई के बाद जो लोग खुद अपना काम करना चाहते हैं, उनके लिए 2-2, 3-3 महीने के छोटे छोटे प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होते हैं, कुछ बड़े कार्यक्रम भी होते हैं। लेकिन हमारा मुकाबला, हम हालांकि विषय थोड़ा सा भटक सकते हैं, लेकिन चीन से है पूरी दुनिया का मुकाबला, भारत का भी उससे मुकाबला कि अगर जो बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, अगर वो प्रोडक्शन की तरफ आते हैं, वो किसी सामान को बनाने की तरफ आते हैं, तो ये जो काल है कोरोना का, इसमें ऐसी ट्रेनिंग वो ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा स्थिति सुधरे तो वो कम से कम ऐसे किसी प्रशिक्षण को में शामिल हो सकते हैं जहां उनको चीज़ें कम समय में बेहतर तरीके से बनाना आए, और उसकी मार्केटिंग, उसकी पैकेजिंग और प्रोडक्शन में आपकी राय। देखिए, अभी पिछले 3-4 महीने से जब ये परिस्थितियां आई, तो पूरी दुनिया ने और भारत में भी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं या प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, उन्होंने भी अपने तरीके को, अपनी प्रविधि को, अपनी मेथोडोलॉजी को चेंज किया। और हम भी यहाँ देख रहे हैं, अभी कल ही हमने लगभग 100 महिलाओं के लिए महिला उद्यमिता से संबंधित एक जागरूकता कार्यक्रम हमने ऑनलाइन किया। और उसमें ऐसी हाउस वाइफ भी थी राघवेंद्र साहब, जो कि जिन्होंने कभी भी मोबाइल पे व्हाट्सएप या कॉलिंग के लिए उन्होंने मोबाइल यूज किया होगा, लेकिन वो ऑनलाइन वर्चुअल ट्रेनिंग उन्होंने अटेंड की। न केवल अटेंड की, बल्कि उन्होंने दोनों तरफा भाग लेके और क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी किए। तो जहाँ तक संभव हो, हाँ, कुछ लिमिटेशंस जरूर हैं कि समाज के हर तबके तक, हर वर्ग तक, हर जरूरतमंद तक जो प्रशिक्षण लेने के लिए इच्छुक है या जिसको जरूरत है, उस तक हम वर्चुअल माध्यम से नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि देखिए, स्मार्टफोन सबके पास में है, और जिसके पास भी स्मार्टफोन है, 4G या 3G की भी अगर फैसिलिटी उसके पास में है, तो एक ऐसा बड़ा वर्ग है, और ऐसे बड़े वर्ग के पास में अगर शासकीय डेटा भी हम देखें तो कितने करोड़ लोगों के पास में मोबाइल है। तो उन लोगों के पास, जिसके पास भी स्मार्टफोन है, उस तक हम वर्चुअल ट्रेनिंग के माध्यम से उसके पास पहुंच सकते हैं। और मैं ईडीआई में, जैसे मत्स्य शक्ति कार्यालय में, हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तीनों हमारा जो है, तो वहाँ पे जो भी कार्यक्रम, लगभग 80% तक ऐसे कार्यक्रम जो वर्चुअल मोड पे संपन्न किए जा सकते हैं, वो हम बड़े अच्छे से उनको संपन्न कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक अलग बात है कि जब 1-to-1 क्लास की बात होती है, या शॉप फ्लोर की बात होती है, या स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो जब ऑन जॉब ट्रेनिंग या हैंड टू हैंड्स ऑन जो स्किल्स की हम बात करते हैं, उसकी सीमाएं जरूर हैं। लेकिन समय को देखते हुए एक 5-6 महीने और हमको गुजारने हैं, ये नई टेक्नोलॉजी या वर्चुअल माध्यम से हम इसको, इस कमी को पूरा करने की नहीं आएगा तब तक तो ये संकट रहेगा। हो सकता है कि 2 महीने में, 4 महीने में आ जाए। लेकिन मैं जरूर आपसे एक सवाल और करूंगा आखिरी, कि जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं और वो काम करना चाहते हैं, तो बजाय उनको विषय की पढ़ाई करने के, वो अगर किसी प्रोडक्शन में, उत्पादन में लगे और वहां वो एक्सपर्ट होकर निकले, तो कहीं ना कहीं ये जो कोरोना काल है, ये पढ़ाई के उस हिस्से को भी सुधारेगा जहां सिर्फ किताबी ज्ञान के अलावा उनको वो व्यवहारिक ज्ञान भी मिलेगा, प्रैक्टिकली ज्ञान मिलेगा, जो हमें कई बार आईआईटी में मिलने को मिलते हैं। आईटीआई की हम बात करें उनको,
तो ये इस पर आपकी बहुत संक्षेप में राय जानेंगे कि जो ITI होता है उसमें भी परिष्कार करने की जरूरत है, थोड़ा सा परिष्कृत करने की जरूरत है। 2-3 वाक्यों में आपकी राय। बिल्कुल, देखिए ITI में जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, या 10वीं पास जो बच्चे ऐसे हैं कि जो रोजगार की तरफ ना जाके, हायर एजुकेशन की तरफ ना जाके, वो या तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं या उनको उनकी पारिवारिक या सामाजिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो उनको तुरंत आय अर्जित करने की जरूरत होती है, तो वो स्वरोजगार का रास्ता अपनाते हैं। उसमें कहने का सुधार की जरूरत है जो आपको ज्यादा रिजल्ट दे सकती है। मैं लौटता हूं अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी, इसमें आपकी फाइनल टिप्पणी होगी, अंतिम टिप्पणी, कि पूरा जो मामला है प्रशिक्षण का और शिक्षण का, ये एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां आपके लिए नए नए तरीके इजाद करने पड़ेंगे। आपकी राय। जी बिल्कुल। अब देखिए स्थिति जो बन रही है वो आने वाले लगभग 1-1.5 साल तक इसी तरह से रहना है। तो सरकार को, लोगों को, इंस्टीट्यूट को कुछ ना कुछ नए इनोवेशन के रास्ते ढूंढना पड़ेंगे, नए रोजगार के रास्ते ढूंढना पड़ेंगे। इसमें अभी 2 महीने पहले जो HRD मिनिस्ट्री है उसने युक्ति नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है और अब वो युक्ति 2 कर दिया उस पोर्टल को। उसमें पूरे देश के जो इंस्टीट्यूट हैं उनसे इनोवेशन पे आइडिया मांगे हैं और ये भी बोला गया है कि ये आइडिया उसमें डिपॉजिट करेंगे, मतलब जमा करिए, और जो दूसरे लोग जिनके लिए वो यूजफुल आइडिया है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से भी उन्होंने रोजगार पैदा करने की कुछ पहल की है, नए इनोवेशन आइडिया की कुछ पहल की है और निश्चित तौर पे उन्होंने एक और सुविधा दी है कि जिनके आइडिया सिलेक्ट होंगे उनको काम भी मिलेगा वहां पे। तो ये प्रयास हैं और इस तरह के और भी यूनिक प्रयास की आवश्यकता है, नए तरह के प्रयासों की आवश्यकता है, क्योंकि ये अभी जब तक वैक्सीन नहीं खोजी जा सकती तब तक तो ये प्रॉब्लम चलते ही रहना है। तो हमें अगले 1-1.5 साल कोरोना के साथ ही रहने की आदत डालनी चाहिए। और सबसे बिगेस्ट चीज मेरा ये कहना है कि बच्चों को इस पूरे समय का इस्तेमाल अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए भी अगर वो कर सकें, अगर उनका हो सके स्किल डेवलपमेंट, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और सरकार ये जो स्किल डेवलपमेंट है बच्चे कैसे कर पाएंगे जब तक कि संस्थान उनकी मदद नहीं करेगा, स्कूल उनकी मदद नहीं करेगा, यूनिवर्सिटी उनकी मदद नहीं करेगी? मैं वही बता रहा हूँ कि इसके लिए सरकार को पूरी तरह से ऑनलाइन स्किल के कुछ प्रोग्राम को आरंभ करना पड़ेगा। और जैसा मैं कह ही रहा हूँ कि अब तो यूनिक चीजें ढूंढना पड़ेंगी, यूनिक आइडिया ढूंढना पड़ेंगे, बिना उसके होगा ही नहीं। स्थिति के हिसाब से ही सबको बदलना पड़ेगा। और जो स्कूली एजुकेशन है, स्पेशली 10-12, उस पर जो हम शुरू में बात कर रहे थे, अगेन मेरा वही कहना है कि एटलीस्ट कुछ प्रमुख विषयों की परीक्षा तो ली जाना चाहिए। बिना उसके जनरल प्रमोशन करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, उसके लिए ऑप्शन दे सकते हैं, जैसा आप कह रहे थे कि नेट की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम उसे ऑप्शन दे सकते हैं कि 3 बार में ऑप्शन दे दें, कोई अलग अलग टाइम स्लॉट दे दें, लेकिन उसे कराना आवश्यक है। बिना उसे प्रमोशन करना, यानी अगर आपने जनरल प्रमोशन की तरफ जाएंगे तो फिर आप पूरी एक पीढ़ी के साथ अन्याय करेंगे। अगर दिक्कत है तो वो गांव के लोग, कस्बे के लोग उन शहरों में आ जाएं जहां कनेक्टिविटी है, जहां नेट है और चीजें हैं, लेकिन एग्जाम तो आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना अगर आप काम करेंगे तो वो एक तरह से सबके साथ अन्याय होगा। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद मैं करता हूं। लेकिन पवित्र जी के पास मैं पहुंचूंगा। पवित्र जी, पूरे मामले में विश्वविद्यालय क्या सोचता है, उच्च शिक्षा क्या सोचता है? आपकी 2-3 वाक्यों में टिप्पणी, क्योंकि इसको हम अवसर भी मानते हैं और मुसीबत तो खैर है ही है। आपकी राय। नहीं, राघवेंद्र जी, उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और AICTE इस दिशा में लगातार प्रयासरत है और अभी बहुत सारी अच्छी बातें आपकी इस बातचीत के दौरान निकल के आई। किस तरह के स्किल डेवलपमेंट के प्रयास हो रहे हैं, किस तरह के स्पेशल ऐप बना दिए गए हैं, उस दिशा में चिंतन जारी हो। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि शायद इतना सक्रिय चिंतन कोरोना के पहले नहीं था, इतना चिंतन अभी इस दिशा में हो रहा है। तो प्रयास लगातार चल रहे हैं और मुझे लग रहा है इसके अच्छे परिणाम आएंगे। बस थोड़ा समय को गुजारने की है, पेशेंस के साथ में अपना समय निकालें और मुझे लगता है कि कुछ अच्छी चीजें निकालें और कुछ ना कुछ खुद भी सोचते रहें, ताकि कोई नई चीज, ऐसा नहीं होता कि किसी बहुत समझदार आदमी के हिस्से में आएगी। कई बार बहुत आम विद्यार्थी, कई बार बहुत आम दिखने वाले जो लोग हैं वो बहुत अच्छी चीजों को निकाल देते हैं और वो आइडियाज जो है वो काम करता है और उसी पर अब पूरी दुनिया टिकेगी। जो नए आइडियाज पर काम करेंगे, मुझे लगता है कि उसकी दरकार भी है और ये कोरोना काल उसके एक तरह से उसके इनोवेशन करने एक का वो है, एक तरीका भी है। जी, तो पवित्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चर्चा में हिस्सा लिया। मेवाती जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पूरे मामले में ये बताया कि किस तरह से आप प्रशिक्षण का काम मोबाइल के जरिए ऑनलाइन कर रहे हैं और उसके नतीजे भी आ रहे हैं। तो बाखबर के इस रंग को हम समेटते आते बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। कल की घटना है, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से, आसमानी बिजली गिरने से 103 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। दरअसल हम आज आपको इसमें कहानी में ये बताना चाहते हैं कि जो आकाशीय बिजली गिरती है उसकी रफ्तार गिरने की होती है 84 किलोमीटर प्रति सेकंड।
इस गति से वो बिजली आसमान से ज़मीन पर गिरती है और तब वो हज़ारों तो नहीं लेकिन कई लोगों की मौत की वजह बनती, कई जानवर उसकी चपेट में आते। 2017 में 2885 और 2018 में 2357 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई थी। आखिरकार ये बिजली क्यों गिरती है, इससे जान क्यों जाती है, ये भी एक सवाल है। अगर पूरी दुनिया में गिरने वाली बिजलियों की गिनती करें तो दिन में करीब 50 से 100 बार बिजलियां गिरती है। आसमान से गिरने वाली बिजली का तापमान कई बार सूरज के तापमान से भी ज़्यादा होता है। यह आमतौर पर 17,000 डिग्री सेल्सियस से 27,000 डिग्री सेल्सियस तक होती है, जबकि सूरज का औसत तापमान 5,505 डिग्री से लेकर 10,000 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। आकाश से पृथ्वी पर गिरने वाली बिजली की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी करीब 84 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति। आकाशीय बिजली इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। ऐसा तब होता है जब बादल में मौजूद हल्के कण ऊपर चले जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, वहीं भारी कण नीचे जमा होते हैं और वो नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अधिक होता है तब उस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाता है। ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बादलों में खत्म हो जाता है, लेकिन कई बार यह धरती पर भी आ गिरता है, तब आकाशीय बिजली की घटना होती है और उसमें जिस पर वो गिरता है उनकी जान जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो कुल मिलाकर बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।